साथ में आप लोगों को लिए प्रे करता हूँ और आप लोगों को सजेस्ट भी करता हूँ कि आप सेफली अपने होम में रहिए और इस लॉकडाउन के पीरियड को आप मैक्सिमम यूटिलाइज़ कीजिए ताकि आप अपने स्टडी, अपने टारगेट, अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकें, है ना। स्टडी से रिलेटेड जो भी टारगेट ऑब्जेक्टिव है वो सब आप मीट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका 65 बीपीएससी के मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप लोगों को पता है कि आपका 65 बीपीएससी का मेंस का फॉर्म जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू होने वाला है। सो गेट रेडी फॉर दैट, नॉट ओनली फॉर फिलिंग अप द फॉर्म्स बट बी रेडी फॉर फेसिंग द एग्जामिनेशन ऑल्सो। और आप लोगों को पता है कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप कंटिन्यूसली चल रहा है बीपीएससी मेंस के लिए। तो अगर आप लोग 65 बीपीएससी मेंस देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपका कोई आंसर, कोई क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको दिया जाए, आप उस पर राइटअप तैयार करें और आपको कोई फीडबैक मिले या इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किया जाए, तो कम ऑन एंड ज्वाइन माय व्हाट्सएप ग्रुप नंबर इज़ ऑलरेडी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर मेंस। क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाउ विल इट हेल्प द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया। ऑल्सो डिस्कस द रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन वेस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्वेश्चन का 3 पार्ट है। इस 3 पार्ट में हम जो लिखना चाहेंगे वो बेसिकली रहेगा वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के बाद उसमें हम पोटेंशियलिटी देखेंगे कि भाई एनर्जी के डिमांड को मीट करने के लिए वेस्ट एनर्जी या वेस्ट मैनेजमेंट जो है कितना एफिशिएंट, सफिशिएंट एंड पोटेंशियलिटी है, करेक्ट। और उसके बाद रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली अगर देखेंगे तो ये पहला पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा है पोटेंशियलिटी, हेल्प बोल रहे हैं ना, हेल्प द एनर्जी डिमांड। मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियलिटी को हम देखना चाह रहे हैं कि वेस्ट में, गार्बेज में कितना पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल कितना है, इसलिए पोटेंशियलिटी को देखें। तो दूसरा पॉइंट जो हमारा रहेगा वो रहेगा पोटेंशियलिटी। और तीसरा पॉइंट जो है रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करेक्ट। तो चलिए, जब इंट्रोड्यूस करने की बात आती है तो आप अपनी इंट्रोडक्शन को जैसे भी लिखना चाहें बेहतर होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि आप लिख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। तो देखिए, दीज डेज वेस्ट द रेसिड्यू ऑफ वेरियस थिंग्स। आप देखिए हाउस होल्ड, इंडस्ट्रियल, माइंस, बहुत तरह से है जिसका रेसिड्यूअल पार्ट जो होता है वो वेस्ट के तौर पे यूज किया जाता है। इसीलिए मैंने दीज डेज वेस्ट द रेसिड्यू ऑफ वेरियस थिंग्स आर द आउटपुट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एट लार्ज स्केल, करेक्ट। कम शब्दों में अधिक बातें लिख देना, जैसे रेसिड्यू ऑफ वेरियस थिंग्स, है ना, वेरियस कंपोनेंट, वेरियस पार्ट, वेरियस फैक्टर्स लाइक इंडस्ट्रीज, कमर्शलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, माइनिंग्स, जो भी है, everything is included in this. So the variety of waste depend on our advancement. तो हम किस लेवल पे कहाँ एडवांस किए हैं और किस सेक्टर में बिलोंग करते हैं, काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हमारा वेस्टेज डिपेंड करता है। सो वैरायटी ऑफ वेस्ट डिपेंड्स ऑन आवर एडवांसमेंट एंड डिपेंड्स ऑन आवर सेक्टर, करेक्ट। सेक्टर भी आप ऐड कर सकते हैं। रादर वेस्ट इज़ द आउटपुट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे देखिएगा कि बेसिकली मैं क्या क्यों लिखना चाह रहा हूँ या क्या लिखा हूँ, वेस्ट इज़ द आउटपुट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। मतलब आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में या ज्योग्राफी में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रिसोर्सेज किसको बोलते हैं। हर वो पार्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं उसको बोलते हैं रिसोर्सेज, और जिस पार्ट को हम यूज नहीं कर सकते हैं वो होता है वेस्टेज, करेक्ट। लेकिन वो वेस्टेज अगर हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस होता जा रहा है तो वही वेस्टेज फिर रिसोर्सेज के तौर पे कन्वर्ट हो सकता है ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखे होंगे अपने गांव में, अपने घर में, कि कभी कोई साड़ी या कपड़ा जो है पहनने के पहनावे में काम आता था, वो जब डिस्कार्ड होने लगता है, ख़त्म होने लगता है, तो उसे फिर हम लोग बिछाने के काम में लाते हैं या कोई चीज़ को पोंछने के काम में आते हैं, है ना। या बिछाने के काम में मान लिया आगे बिछाने वाला काम हो गया, अब वो भी उससे भी डिग्रेड हो गया, डिस्कार्डेड होने लगा, तो फिर हमें घर के पोछा लगाने में काम आता है। घर का पोछा लगाने वाला भी काम हो गया तो पता लगा कोई कहीं कहीं पे हम गर्म बर्तन पकड़ने में या किसी और
मतलब कहने का मतलब यह है कि मल्टीपल यूज, जितना रिसोर्सेज, जितना आपके अंदर एडवांसमेंट आएगा, जितना टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होगा या हमारा नॉर्मल सोशल इकोनॉमिकल एडवांसमेंट होगा, उतने ही रिसोर्सेज का रूप चेंज होता रहता है, राइट। इसलिए वेस्टेज क्या होता है? आउटपुट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हर चीज़ का, जैसे अब है कि एडवांस टेक्नोलॉजी के तौर पे, तो आप देखिएगा ई वेस्ट आज के डेट में बहुत चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, कंप्यूटर का, मोबाइल का, लैपटॉप का, टीवी का, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम लोग बहुत यूज करते हैं। और आज के डेट में देखिएगा धड़ल्ले से यूज करते हैं, और धड़ल्ले से हम लोग नए नए चीज़ को यूज करना शुरू करते हैं और पुराने को छोड़ देते हैं। तो दैट इज़ क्रिएटिंग ई वेस्ट। So that e-waste is waste because it is not being utilized. Once it is started to be utilized once again, then it is known as resources. Correct? So इसी तरह से waste वही होता है जो advanced technology का output है और that cannot be converted into resources. In such case, management is inevitable not only to reduce it but to convert it into रिसोर्सेज। इसीलिए मैं लाइन ऐड किया हूँ कि इसलिए मैनेजमेंट क्या है भाई, तो मैनेजमेंट को हमको ना केवल उस वेस्टेज को कम करना है बल्कि उस वेस्टेज को भी रिसोर्सेज में कन्वर्ट करना है। एकदम ध्यान रखिएगा, लाइन मेरा बहुत ही सेलेक्टिव है, जो कि आप बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट में इस चीज़ को आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग और यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द मीनिंग ऑफ दिस। करेक्ट? सो इसका मतलब क्या हुआ? रीजनरेशन। जब भी इन्वायरमेंट की बात आती है तो आप रीजनरेशन टर्म जरूर यूज कीजिए, क्योंकि ऐसा टर्म है जो इकोसिस्टम को बैलेंस करने में इसका यूज किया जाता है। सो रीजनरेशन इज द इसेंशियल टर्म टू डिफाइन वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट क्या है भाई? वेस्ट को मैनेज करना मतलब होता है रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज। करेक्ट? जो आज के डेट में गार्बेज है, वेस्ट है, उसे हम एनर्जी के तौर पे यूज कर लें, ठीक है ना, या उसे कहीं फ्यूल के तौर पे यूज कर लें, या उसे हम ये क्या बोलते हैं फर्टिलाइजर के तौर पे यूज कर लें। व्हाट इज दिस इज नथिंग बट द चेंजिंग ऑफ द थिंग्स इनटू अनदर थिंग, है ना। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रहा था। सो इट कैन बी सेड दैट द वेस्ट मैनेजमेंट इज द प्रोसेस और मीन्स टू कंट्रोल, कर्व एंड कन्वर्ट वेस्ट। मतलब वेस्ट को कंट्रोल करने का मैनेजमेंट है, वेस्ट को कर्व कम करने का मैनेजमेंट है, और वेस्ट को कन्वर्ट करने का मैनेजमेंट है। हेंस वेस्ट मैनेजमेंट कैन बी इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 6R। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मेंबर ने बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट किया, एक मेंबर ने, 2 मेंबर जिन्होंने इसको हाईलाइट किया था, बट एक कैंडिडेट पर्टिकुलरली उन्होंने 6R को वेरी ब्यूटीफुली हाईलाइट किया था, इसलिए मैं भी उस चीज़ को यहाँ पे इनपुट के तौर पे यहाँ डाला हूँ कि 6R मतलब रिड्यूस, रीयूज, रिपेयर, रिफर्बिश, रिकवर, रिसाइकल, एंड दैट कैंडिडेट हैज़ जस्ट प्रेजेंटेड इन सर्कुलर मैनर। ओके, तो इस तरह से फ्लो चार्ट में उन्होंने डाला था, तो रियली आई लाइक दैट, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसी लाइन को, कि 6R का इंपॉर्टेंस वेस्ट मैनेजमेंट में कितना हो जाता है ना। सो वेस्ट मैनेजमेंट इज व्हाट? कलेक्शन, सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड फाइनली डिस्पोजिशन। तो वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत सारे लोगों ने हम व्हाट्सएप ग्रुप में ये भी लिखा कि भाई वेस्ट मैनेजमेंट मतलब सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रीटमेंट एंड फाइनली डिस्पोजिंग ऑफ आफ्टर कन्वर्टिंग और आफ्टर ट्रीटमेंट। करेक्ट? सो दिस इज द प्रोसेस विच इज इन्वॉल्व इन वेस्ट मैनेजमेंट। ओके गाइस, आई होप कि आपको वेस्ट मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में क्रिस्टल क्लियर आइडिया मिला होगा, जो आपको मेंस में लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी लिख सकते हैं आप। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को कवर करने की कोशिश करते हैं, पोटेंशियलिटी। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हाउ विल इट हेल्प द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया। इंडिया के एनर्जी डिमांड को कैसे हेल्प करेगा? मतलब क्या हुआ कि हमें इसकी पोटेंशियलिटी को देखेंगे। अगर पोटेंशियल ही नहीं है तो हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, और हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं। पता लगा कि वेस्ट को कन्वर्ट करने के बाद सिर्फ 1 किलोवाट या 1 बाइट एनर्जी क्रिएट हो रहा है ना, वाट। तो व्हाट डज इट मीन? मतलब क्या हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी का क्या फ़ायदा है? मीन्स की पोटेंशियलिटी भी होना चाहिए,
है ना। चलिए, तो पोटेंशियलिटी में देखिए क्या है, हमारा एनर्जी का डिमांड तो कांस्टेंट रहा है। आज के डेट में देखिएगा कि विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो बताया जा रहा है कि 100% कंप्लीट हो चुका है ना। और पूरे इंडिया में करीब कितना 59,000 या फिर 5 लाख समथिंग है, जितने भी विलेज हैं सब जगह तक फाइनली इलेक्ट्रिसिटी रीच कर चुका है। सो प्रेजेंटली आज की सिनेरियो में अगर देखेंगे, फिर भी इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद भी, चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन हो या रेलवे लाइन का इलेक्ट्रिफिकेशन हो, फिर भी कहा जा रहा है कि इंडिया में अभी रिसेंट का जो इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके अनुसार बताया गया कि 0.7% का पीक डेफिसिट देखा गया है। पीक डेफिसिट मतलब पीक समय में जो डिमांड और सप्लाई का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं पीक डेफिसिट। सो इंडिया इज स्टिल फेसिंग पीक डेफिसिट ऑफ 0.7%, फर्स्ट थिंग। ठीक, सेकेंड थिंग, अभी हाल ही में जस्ट 2-3 दिन या एक सप्ताह पहले पार्लियामेंट में एनर्जी मिनिस्टर के द्वारा, पावर मिनिस्टर के द्वारा ये प्रेजेंट किया गया था कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ना, प्रोड्यूसर है, लेकिन कंजम्पशन के मामले में इंडिया का पोजीशन आज भी 1/6 है पर कैपिटा कंजम्पशन। 2017 का डेटा के आधार पे हाल ही में पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया है। हाल ही मतलब 2-3 दिन एक सप्ताह पहले, करेक्ट, मतलब 1/6 पोजीशन है, राइट। तो ये क्या है, इस चीज़ को एक बार और कंफर्म कर लीजिएगा। जहाँ तक मुझे याद है मैंने ये पढ़ा था या न्यूज़ में, इसी के आधार पे मैंने यहाँ इनपुट किया है। तो अगर आप देखें तो डेफिसिट 0.7% है, पर कैपिटा कंजम्पशन भी के रेट में भी आप देखेंगे तो 106 है। पर कैपिटा कंजम्पशन आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा कितना है, ये पता चल जाएगा कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका मतलब क्या है कि आज भी एनर्जी की अवेलेबिलिटी हमारे इंडिया में काफ़ी पीछे है, राइट। तो इसका मतलब है कि एनर्जी का डिमांड है। मैंने यहाँ पे डिमांड आपके सामने प्रेजेंट करने का तरीका बताया कि डिमांड क्या है। अब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, है ना, MNRE के द्वारा अभी हाल ही में मतलब उनके साइट पे ये रिपोर्ट दिया गया था कि अर्बन वेस्ट जो है उसमें जो पोटेंशियल है एनर्जी जनरेट करने का वो 1700 मेगावाट का है। जब मिनिस्ट्री के साइट पे अगर जाएंगे देन यू विल फाइंड दैट कि 1700 मेगावाट का पोटेंशियल है, जबकि इंडस्ट्रियल वेस्ट का 1300 मेगावाट का पोटेंशियल है, करेक्ट। इसका मतलब इन दोनों को मिलाने के बाद लगभग 3000 मेगावाट का पोटेंशियल है। अब 3000 मेगावाट, और कहा जाता है कि टोटल वेस्ट का एनर्जी कन्वर्सन या पोटेंशियलिटी इंडिया में लगभग 6000 से भी ऊपर है, 6000 से भी ऊपर है। क्योंकि मैं इनके साइड से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी साइड से गो थ्रू कर रहा था, तब पुराना कुछ डेटा मिला था जिसमें लिखा हुआ था अराउंड 5700 मेगावाट का कैपेसिटी जो है वो 2017 के आसपास था पोटेंशियलिटी। तो आज के डेट में पोटेंशियलिटी बढ़ गया होगा, तो मैं मोटा मोटी मान के चल रहा हूँ कि 6000 के आसपास पोटेंशियलिटी होगा, राइट। और ऐसे भी ये डेटा तो है ही 1700 मेगावाट का, ये क्या बोलते हैं अर्बन पोटेंशियल है, मतलब अर्बन वेस्ट से, और इंडस्ट्रियल वेस्ट से 1300 का। लेकिन हम इसे कितना यूज कर पा रहे हैं, ओनली 2%। हमारे इंडिया का जो टोटल वेस्ट पोटेंशियलिटी है उसका सिर्फ 2% यूज कर रहे हैं, मतलब 98% स्टिल अनटैप्ड, स्टिल अनयूटिलाइज्ड। इट मीन्स कि पोटेंशियलिटी एंड स्कोप दोनों है अगर हम एडवांस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी दोनों ही प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करते हैं तो, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए अब है पोटेंशियलिटी को हम हाईलाइट कर रहे हैं कि किस रूप में और है। तो देखिए कहा जाता है कि 1.5 लाख मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जनरेट होता है हर दिन, हर रोज़ करीब से करीब 1.5 लाख मैट्रिक टन का गार्बेज क्रिएट होता है सॉलिड वेस्ट, जिसका 90% मतलब 1,35,000 मैट्रिक टन जो है ना, कलेक्ट किया जाता है। मतलब 15,000 मैट्रिक टन अनकलेक्टेड रहता है, मतलब वो जहाँ आज भी जहाँ तहाँ स्कैटर वे में थ्रोन अप रहता है, करेक्ट। अब यहाँ पे एक चीज़ हो गया, दूसरा है कि 15,000 तो अनकलेक्टेड है ही। अब देखिएगा कि 55% तो 55 लाख्स अगर आप देखेंगे तो 55 लाख मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो है ओपन एरिया में फेंका जाता है ईच ईयर, एवरी ईयर 55 लाख मैट्रिक टन सॉलिड वेस्ट आर डिस्पोज्ड इन
ओपन एरिया, मतलब क्या हुआ कि लैंड एज वेल एज एयर बोथ आर गेटिंग पोल्यूटेड बिकॉज ऑफ द ओपन थ्रोइंग, है ना, ओपन डिस्पोजल। इसका मतलब क्या है कि टोटल कलेक्टेड वेस्ट में से ओनली 20% मतलब 27,000 मेट्रिक टन इज प्रोसेस्ड और ट्रीटेड, जबकि 80% जो है आज भी अनट्रीटेड और डम्प्ड है या अनटैप्ड है या अनप्रोसेस्ड है। करेक्ट। इसका यहाँ पे दो मीनिंग क्लियर करना चाहूँगा आपके सामने। पहला कि आज के डेट में आप देखिएगा कि 1.5 लाख मेट्रिक टन पर रोज़ फेंका जा रहा है, लेकिन आज भी 15,000 मेट्रिक टन ऐसे गार्बेज है जो अनकलेक्टेड। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जितना भी कलेक्ट होता है उस टोटली मान लीजिए जैसे 55 लाख मेट्रिक टन का बोला जा रहा है ना, 55 लाख मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो ओपनली डिस्पोज हो रहा है ना, ओपनली डिस्पोज हो रहा है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी हमारा कलेक्टेड वेस्ट है उसका आज भी 80% जो है अनटैप्ड है, 80% अनप्रोसेस्ड है, जिसका ट्रीटमेंट किया नहीं जा पा रहा है या किया नहीं करते हैं। करेक्ट। तो ये पोटेंशियल हो गया। सो मतलब अलग अलग तरीके से आप डेटा प्रेजेंट कर सकते हैं, टेबल के फॉर्म में, फ्रेम चार्ट के फ्लो चार्ट के फॉर्म में। करेक्ट। ये सिर्फ पोटेंशियलिटी, इसका मतलब है कि मतलब सॉलिड वेस्ट जितना जनरेट हो रहा है, कहीं ये 1.5 लाख मेट्रिक टन पर डे सॉलिड वेस्ट हो रहा है, तो वहीं पे 55 लाख मेट्रिक टन सॉलिड वेस्ट जो है डिस्पोज हो रहा है ओपन एरिया में एनुअली। डिस्पोजल की बात किया जा रहा है सिर्फ, है ना। चलिए, अब है कि 55 मिलियन टन ऑफ, है ना, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, MSW मतलब म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इंडिया पर ईयर, इतना जनरेट होता है ना। और कहा जा रहा है कि इसमें 5% का बढ़ोतरी देखा जा रहा है एनुअली। आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पोटेंशियल है वेस्ट का। और ये कहा जा रहा है कि अगर पूरे टाउन को एक कैटेगरी में रखा जाए, स्मॉल, मीडियम और लार्ज सिटीज़ के तौर पे, है ना, तो वहाँ पे देखिएगा कि इंडिया में 0.1, 0.3 से लेके 0.4 kg और 0.5 kg पर कैपिटा पर डे सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है ना, पर कैपिटा। अब इन तीनों का एवरेज निकाल के आप पर कैपिटा एवरेज भी निकाल सकते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में। करेक्ट। तो स्मॉल टाउन में लगभग 0.1 kg, मीडियम टाउन में 0.3 से लेकर 0.4 kg और लार्ज टाउन में 0.5 kg, मतलब हाफ kg पर कैपिटा पर डे जनरेट हो रहा है ना। सो एस्टिमेटेड एनुअल इंक्रीज पर कैपिटा वेस्ट जो है वो अराउंड 1.33% है एवरी ईयर, एस्टिमेटेड एनुअल इंक्रीज पर कैपिटा। सो ऐसे केस में अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सॉलिड वेस्ट का लार्ज अमाउंट है, लार्ज क्वांटिटी है, और इस लार्ज क्वांटिटी में जनरेशन का रेट भी अच्छा है और कलेक्शन का रेट भी अच्छा है। वैसे में इसकी पोटेंशियलिटी बढ़ जाती है कि इसे हम प्रॉपरली यूज करें और वेस्ट मैनेजमेंट कम्स इनटू रोल टू मैनेज गार्बेज और वेस्ट, है ना। सो अल्टीमेटली लार्ज पोटेंशियल इन दिस रिगार्ड। सो वेस्ट मैनेजमेंट में बी यूजफुल आइदर टू ट्रीट वेस्ट so as to reduce pollutant or to utilize for energy generation. Guys, are you getting the point? मैं क्वेश्चन के अनुसार आपको फ्रेम तैयार करके बता रहा हूँ। हो सकता है इससे बेहतर आप बेटर आंसर लिख सकें, बट जो फ्रेमिंग में क्या क्या चीज़ पे जोर देना है और क्या कंटेंट को हाईलाइट करना है उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। चलिए अब आप थर्ड पार्ट पे आते हैं जहाँ पे रोल ऑफ साइंस एंड टेक की बात हम लोग डिस्कस करना चाह रहे थे। तो देखिए, सबसे पहला, इफ़ वी स्टैंड बिहाइंड वेस्ट टू एनर्जी, है ना, इट विल मीट आवर ड्यूअल पर्पस ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड वेस्ट रिडक्शन। हमारा एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो तो ऑब्जेक्टिव मीट करेगा ही, प्लस हमारा जो वेस्ट है वो भी रिड्यूस होने लगेगा, मतलब डिस्पोजेबल वेस्ट जो बचेगा वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएगा। और जब वेस्ट रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली लेस पॉल्यूशन, है ना। अब रोल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो यूज हो रहे हैं आज के। देखिएगा कि आज के डेट में कोविड में क्या है,
थर्मल इक्विपमेंट जो है यूज किया जा रहा है जिससे कि टेम्परेचर मापा जाता है। तो सिमिलरली वहाँ पे भी ट्रीटमेंट होता है थर्मल ट्रीटमेंट के थ्रू, गैसिफिकेशन के थ्रू, पायरोलाइसिस के थ्रू, प्रोडक्शन ऑफ रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल एंड गैस, प्लाज्मा थेरेपी टेक्नोलॉजी। These all are the technological terms and technological process or technologies which are still being used across the world in waste management. तो these are the process और these are the technologies, these are the output, है ना। अब याद रखिएगा जो ट्रीटमेंट के बाद कुछ ऐसे रिफ्यूज़ बचते हैं या एट्सेट्रा बचते हैं ट्रीटमेंट के बाद, कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के बाद या प्रॉपरली रीयूज करने के बाद, वो कुछ ऐसे चीज़ बच जाते हैं रेसिडुअल पार्ट जिसे हम अपने मेन्योर के तौर पे या खेत में हम लोग फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज कर सकते हैं, इज़न्ट इट। तो इस तरह का हम टेक्नोलॉजी का ही फ़ायदा उठाते हैं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ही रोल होता है। उसी तरह से कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज बहुत सारे डेवलप्ड हैं और इंडिया में आज भी हैं, फर्मेंटेशन, प्लाज्मा पायरोलाइसिस, माइक्रोवेव वेस्ट डिस्ट्रक्शन, उसके बाद लेज़र वेस्ट डिस्ट्रक्शन, एनारोबिक digestion technology. These are the technologies still in existence and it was being utilized in many aspects and still being utilized by the municipal corporation at various places and at various aspects and at various stages. Correct? So साइंस और टेक्नोलॉजी का रोल इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उससे न केवल हम रिडक्शन करेंगे सॉलिड वेस्ट का, बल्कि हम पोल्यूशन भी कम करेंगे और कन्वर्सन भी एनर्जी का होगा, जिससे कि हमें एनर्जी का जो डिमांड मीट करना होता है उस ऑब्जेक्टिव को भी हम मीट कर पाते हैं, है ना। अभी देखिए इसी साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आपको पता होगा दिल्ली के तिमारपुर में यूज किया गया था, पूरा गार्बेज को वहाँ पे लाया जाता था और उससे एनर्जी, वेस्ट टू एनर्जी का वन ऑफ द बेस्ट प्लांट माना जा रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली नाउ इट हैज़ बिन क्लोज्ड और इस तरह के जितने भी बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट या इंडस्ट्रीज़ बनाए गए थे, फैक्ट्री लगाए गए थे, प्लांट, वो सब के प्लांट आज के डेट में नॉन वर्किंग है, डिफंक्ट माना जा रहा है। तो बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स, नॉन प्रॉफिटिंग फैक्टर्स, है ना, या प्रॉफिट फैक्टर बोल सकते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, या प्रॉपर लैक ऑफ मैनेजमेंट, या प्रॉपर लैक ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजीज, या प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशंस, दीज आर द रीजंस बिहाइंड द नॉन ऑपरेशन ऑफ दोज प्लांट्स। करेक्ट। तो चलिए अब जब हम साइंस रोल के बारे में समझ ही चुके हैं, तो ऐसे में जब हम इसे अप्लाई करना चाहेंगे तो है ना कि अप्लाई करते हैं तो क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी को यूज करने के बाद कॉस्ट इफेक्टिव एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। जितना टेक्नोलॉजी अच्छा हमारा होगा उतना ही कम खर्चा में प्रॉपर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। करेक्ट। जैसे आज के डेट में हम पूरे के पूरे ट्रेडिशनल टाइप के एनर्जी से के ऊपर या ट्रेडिशनल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है। बट अगर इसे हम प्रॉपरली यूज करें या कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कॉस्ट कम पड़ता है ना। फिर दूसरा पॉइंट है इजी वे ऑफ सेग्रीगेटिंग। अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज करें तो आप देखिएगा कि कलेक्शन, सेग्रीगेशन, इंसिनरेशन, कन्वर्सन, ये सब इजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि रडार वेस्ट या लेज़र क्या बोलते हैं इसको, रेडियो वेव वेस्ट अगर बीन बनाया जाए, डस्टबिन जिसको बोलते हैं, जिसमें कि जैसे ही बीन भर गया इमीडिएटली इंटीमेट करेगा कि योर डस्टबिन हैज़ बीन फिल्ड अप, है ना। या हम जैसे भी लैंडफिल जहाँ भी हम थ्रो करते हैं गार्बेज वेस्ट डंप करते हैं, वहाँ पे जब पोल्यूशन बढ़ने लगे या कोई मीथेन गैस या प्रॉपरली कुछ ऐसे गैसेस का आउटलेट इतना बढ़ जाए जो कि रियली में हार्मफुल हो सकता है या डिसग्रेसिंग हो सकता है या डिग्रेडिंग ऑफ इन्वायरमेंट हो सकता है, तो ऐसे में अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर सके तो अलार्मिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज किया जा सकता है सेग्रीगेटिंग में, थ्रोइंग में, कलेक्टिंग में, राइट। फिर उसी तरह से इंसिनरेशन है, कन्वर्सन है, या थर्मल इक्विपमेंट, थर्मल इंसिनरेशन या थर्मल इक्विपमेंट्स को यूज़ करके हम हाई टेम्परेचर पे वेस्टेज को एकदम से जला के एकदम ख़त्म कर देते हैं। उससे जो एनर्जी जनरेट होता है उसे इंडस्ट्री में हम यूज कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद है प्रॉपर ट्रैकिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेस्ट। तो ये बीन जो कि मैं अभी एग्जांपल दिया कि रडार वेस्ट या रेडियो वेव वेस्ट इक्विपमेंट को यूज किया जा सकता है, मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर रिडक्शन इन डिस्पोजेबल वेस्ट टू लैंड। तो अगर हम साइंस टेक को प्रॉपरली यूज करते हैं तो हमारा वेस्ट जो है ऑटोमेटिकली 100 टन से हो सकता है कि 40 टन पे आ जाए। तो
तो 60 टन ऐसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण ख़त्म हो जाएगा, उसका हम कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी में, बच जाएगा 40 टन्स। तो 40 टन्स को ही हम लैंडफिल या गार्बेज के तौर पर डंप कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी टेक्नोलॉजी अगर यूज आया, अगेन दिस 40% विल बी कन्वर्टेड इनटू रिसोर्सेज फॉर फर्दर यूटिलाइजेशन इन फील्ड और फार्मिंग, है ना। फिर रिडक्शन इन ऑन डिपेंडेंस, वो तो पता ही है कि एनर्जी जब हम रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं तो फॉसिल बेस्ड फ्यूल एनर्जी पे हम डिपेंडेंस कम कर देंगे। फिर ग्रीन हाउस गैसेज जो इमिशन होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, क्योंकि गार्बेज के पास से आप देखेंगे मीथेन गैस, जैसे राइस के कल्टीवेशन से मीथेन गैस निकलता है, वैसे ही गार्बेज के पास से भी तरह तरह का गैस निकलता है जिसमें मीथेन भी होता है, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो उस चीज़ में भी कमी आएगी, है ना। सो अगर आप देखेंगे तो रोल ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इस इन सब रीज़न के कारण, इन सब कारणों से बहुत ही उपयोगी हो जाता है और साइंस और टेक्नोलॉजी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। तो उसी तरह से वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो इट विल हेल्प अ लॉट टू रिड्यूस वेस्ट एंड टू जनरेट एनर्जी फॉर अस, सो एज टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल। ओके, सो गाइस लास्टली कंक्लूजन की बात अगर करें तो हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये चीज़ मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये एक फ्रेमवर्क है। आप देखिएगा मेरा जो प्लेलिस्ट है बीपीएससी मेंस का, उसमें हर एक टॉपिक पे मैं एक मॉडल आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक मॉडल आंसर नहीं होता है कि भाई यही अगर लिख दोगे तो 100% 100 करेक्ट होगा या 100% में, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैक्सिमम एफर्ट ये है कि ऐसे ऐसे कुछ कंटेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जिसके आधार पर आप प्रॉपरली कुछ अच्छा आउटपुट दे सकते हैं। और इसी में आप कहीं पे डायग्राम यूज कीजिए, कहीं पे फ्लो चार्ट यूज कीजिए, कहीं कुछ छोटा सा कोई टर्म डिफाइन करना है तो उसे बॉक्स में इस्तेमाल कर लीजिए, राइट। तो ये दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंट योर सेम नोट। होता है ना, आपने गाना एक सुना होगा ना शाहरुख खान का, पुरानी चीज़ को बेचना नए पैकेट में, है ना, गाना भूल गया मैं अभी, माइंड से निकल गया। तो सेम चीज़ है, मैटर सब सेम ही रहता है, बट यू हैव टू प्रेजेंट इन न्यू पैकेट एंड न्यू फ्रेम। ओके गाइस, और पीटी के लिए आप लोगों को पता ही एक सब है, तो पीटी के लिए भी आप कंटिन्यू रहिए। हाँ, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जो टर्मिनोलॉजी यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि मुझे इस टर्म के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या हम प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं, तो मैं आपको अपने नए प्लेलिस्ट स्निपेट्स के अंतर्गत उस टर्म को भी डिफाइन कर दूँगा। चलिए अब नेक्स्ट है, सो कंक्लूजन के तौर पे अगर आप यहाँ लिखें तो अर्लियर एफर्ट्स ऑन वेस्ट टू एनर्जी हैज़ नॉट शोन सिग्निफिकेंट रिजल्ट, इन फैक्ट फेल्ड, स्टिल साइंस, है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैन ब्रिंग अ मेजर चेंज इन वेस्ट रिलेटेड problems and can cause socio-economic change in positive frame if it is resorted properly and strategically with public private partnership, है ना। हम जानते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स जो कि इसी पर्पज से वेस्ट एनर्जी के लिए लाया गया था बंद हो गया है, जैसे तिमारपुर दिल्ली, है ना, लेकिन इट डज नॉट मीन कि ये चीज़ को रीट्राई नहीं किया जा सकता है, एंड डज नॉट मीन कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेल्ड है, करेक्ट। So science and technology can be again can be reused, okay, with क्या है, properly and strategical attitudes, strategy के साथ में properly public private partnership होना चाहिए, proper investment होना चाहिए, सब्सिडी बेस्ड होना चाहिए, सब्सिडी भी प्रोवाइड होना चाहिए ताकि प्रॉफिट जो है, प्राइवेट कंपनी अगर इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट उन्हें थोड़ा जनरेट हो सके ताकि दे कैन गो अहेड फर्दर, क्योंकि प्राइवेट तभी आगे बढ़ते हैं जब उनको कोई प्रॉफिट दिखता है। तो अनटिल अनलेस यू आर गिविंग सम सब्सिडी और एग्जेम्पशन एज पर इनकम टैक्स एक्ट लाइक दैट, दे विल नॉट कम फॉरवर्ड टू डू द सेम थिंग्स। सो क्लियर इफेक्टिव रेगुलेशन विल ऑल्सो, जैसे 2016 का आप देखिएगा वेस्ट मैनेजमेंट का रूल है ना, वेस्ट मैनेजमेंट का रूल, उसी तरह से विथ क्लियर इफेक्टिव रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट, इम्प्रूवमेंट, profitability, effective investment, incentive, etc., it can bring revolution in waste to energy policy of India, है ना। और India can achieve the target of 175 gigawatt renewables by 2022। यहाँ पे देखिए रिन्यूएबल वाला एनर्जी का मैंने टारगेट भी दे दिया। अब इस 175 को हम डिस्कस नहीं करेंगे ब्रेकअप में। बहुत लोगों का ये रहता है कि चलो अब डिस्कस इसी में लिख देते हैं
कि रिन्यूएबल एनर्जी में गार्बेज से इतना एनर्जी जनरेट, अगर वो नहीं पता है तो नो प्रॉब्लम ना, कि उसमें तो आ ही रहा है कि भाई न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का एक अलग से मिनिस्ट्री ही है, तो वैसे में इस बात का हमें ध्यान रखना होगा, राइट। सो गाइस आई होप कि आपको कुछ एक अच्छा पॉइंट मैंने प्रोवाइड किया है और आप लोगों को मेंस में हेल्प करेगा। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको हमारे व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए, है ना, बस इतना ही करना है कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो बीपीएससी मेंस के लिए है उसमें आप अपना नाम एंड रोल नंबर दोनों ही शेयर कर दीजिएगा। बस थर्ड कंडीशन ये है कि प्लीज़ बी इंटरेस्टेड टू राइट अप। अगर बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो राइट अप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, या दे आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन किस पे, या तो ऑप्शनल पे, है ना, या दूसरा चीज़ है कि वो कैंडिडेट, वैसे कैंडिडेट पहली बार मेंस दे रहे हैं जिसके कारण उनके माइंड में बहुत सारा चीज़ जनरेट नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट रेडी टू राइट। गाइज मैं आपको बता दूं कि जब कभी कोई भी मेंस दे रहा है या पीटी दे रहा है, उनके ज़िंदगी में पहली बार ऐसा होता ही है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बीपीएससी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट प्रिपेयर फॉर मेंस, सॉरी पीटी, डू नॉट प्रिपेयर, ऑलवेज ट्राई टू प्रिपेयर फॉर मेंस। मेंस की तैयारी कीजिए, है ना। पीटी निकाल लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि पीटी निकाल लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन मैं आपको बता दूं पीटी निकाल लेना इट इज राइट थिंग कि आपने कुछ पढ़ाई किया है, राइट डायरेक्शन है, बट इट डज नॉट मीन दैट यू हैव अचीव ग्रेट। और जो बिना सोचे समझे पीटी निकाले हैं उनको आज मेंस में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन मैं उनको फिर भी बोलूँगा कि प्लीज़ डू नॉट गेट अफ्रेड ऑफ दिस। हर आदमी को पहली बार मेंस फेस करना पड़ता है, और अगर मेंस को सही तरीके से इस बार भी फेस करना चाहते हैं, या हो सकता है क्रैक भी कर लें, उसका एक ही बेस्ट तरीका है कि आप राइट अप कीजिए। जो भी सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ते हैं उसे राइट अप में कन्वर्ट कीजिए। लिख लेंगे या आएगा तो देख लेंगे, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिए। ओके गाइस, चलिए, सो स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल, एंड आई will request you all to please like, share and subscribe my channel. Thank you.